स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है नुमेश का। आमतौर पे हमारा एक सपना होता है अच्छी जगह नौकरी करें। अगर नौकरी का चाहवान होता है, कोई बिजनेस में होता है, वहाँ पर भी एक्सेल करना चाहता है। जो छोटे गांवों के या छोटे इलाकों से, छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, उनको एक खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो ये होती है कि भाई हमें अपना घर बार छोड़कर बड़े शहरों में जाना पड़ता है अगर हम अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर के लिए। एक बार घर छोड़ा, एक बार गांव छोटा शहर छोड़ा, तो फिर उसी के होकर रह जाती है। ऐसी ही हालत कुछ नुमेश की भी थी। नुमेश जब से अपने घर से गया दिल्ली नौकरी की तलाश में, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, उसका कभी कभार ही आना जाना होता था। शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन अपना घर गांव का पराया सा हो गया। अब जब अपना घर ही पराया सा हो गया, जहाँ पर साल में एक आध बार बड़ी मुश्किल से जाया जाता है, तो जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनका क्या होगा? वहाँ तो शायद ही कभी खुशी गमी में जाना हो जाए तो एक बात है, नहीं तो ये मान के चलिए कि कभी जाना होगा ही नहीं। अब नवेश जब छोटा होता था, अपने नाना नानी के घर हर साल जाता था। मामा मामी से बड़ा प्यार था, सबसे मतलब बहुत अच्छा एक इनका रिश्ता था। लेकिन जैसे ही वो शहर में गया, तो बस अब ये रिश्ता फ़ोन तक ही सीमित रह गया। इनके नाना नानी तो गुजर गए, लेकिन इनके मामा मामी को हमेशा चाह होती थी कि बच्चा हमारा घर पे आएगा। चाहे वो लोगों के लिए बड़ा हो गया है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा बच्चा ही है ना। नुमेश, उसका भी दिल करता था कि वो अपने नाना नानी के गांव जाए, उस घर में रुके जहाँ पर वो छोटे होते रुकता था, खेलता था। लेकिन नहीं, शायद उसको अब ये नसीब नहीं होना था। लेकिन कई बार किस्मत करवट बदलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनीज होती हैं उनमें अब मुझे भूल गया, कॉर्पोरेट की जॉब छोड़े 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन शायद होता है LTA होता है, लॉन्ग टर्म ट्रैवल अलाउंस, लॉन्ग ट्रैवल अलाउंस करके कुछ होता है, जिसमें जब एनुअल लीव्स मिलती हैं तो उसका ट्रैवल का जो खर्चा होता है वो भी कंपनी पे करती है। अब ये किस्मत थी कि नुमेश के छोटे भाई की शादी थी, और इनको वो जो LTA वगैरह सब कुछ, कंपनी इनकी जो एनुअल लीव होती है वो छुट्टियां मिल गई कुछ 15 दिन के आसपास। कई कंपनीज में 10 दिन की होती है, कई कंपनीज में 15 दिन की होती है। तो ये अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई हम शादी में कुल मिला के हमारे 5-6 दिन हो गए, हम रुकेंगे, 1-2 दिन पहले आएंगे, 2-3 दिन तक रुकेंगे वहाँ पे। क्यों ना ऐसा करें कि इस बार हम अपने मामा मामी के तरफ चलते हैं। अरे भाई, एक अरसा बीत गया है। तुम तो जब से शादी हुई है, हमारे तो बच्चे भी हो गए हैं, अभी तक तो हम गए तक नहीं। इसी बहाने तुम भी घुमाओगी। इनकी वाइफ को भी ये बात अच्छी लगती है, और फिर ये प्लान बनता है कि 15 दिन में से 5 दिन के आसपास जो इनका अपना फंक्शन होगा, और फिर मामा मामी के साथ ये चल पड़ेंगे उनके घर, और तकरीबन 3 से 4 दिन वहाँ पे रुकेंगे, और बाकी के दिन अपने जो घर के काम होंगे वापसी में करेंगे। सो प्लान के मुताबिक इन्होंने अपने पैकिंग की, भाई की शादी अटेंड की। मामा जी से पहले बात कर चुके थे। मामा जी तो फूले नहीं समा रहे थे, वो तो कह रहे थे कि बस हमारे कान इसी बात को तरस रहे थे कि हमारा भांजा कब आएगा। चलो, ये बात भी अच्छी है। अब शादी होने के बाद जब ये वापस चलते हैं तो चल पड़ते हैं ये अपने मामा जी के घर। जब घर आते हैं, चलो अब मिल तो लिए थे शादी में, लेकिन घर आने पर भी बहुत इनकी खातिरदारी होती है, और पुरानी यादें बचपन की फिर से ताज़ा होती हैं। घर में कुछ बदलाव नहीं हुआ था। गांव के घरों में कुछ ज़्यादा बदलाव होता नहीं है समय के मुताबिक। जैसे मानो गांव में समय काफ़ी धीमे चलता है। शहरों में तो बस एक भाग दौड़ में ही कैसे दिनों से महीने, महीनों से साल बीत जाते हैं पता नहीं लगता। लेकिन गांव में ठहराव होता है। जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव से है, वो शायद इस बात को समझ पाएंगे। अगर आपको ये बात लगती है कि शायद ये बात जो मैं कह रहा हूँ 100% ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कौन कौन से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, और कौन कौन से आपके गांव का नाम है? कई बार गांव के नाम भी बड़े फ़नी होते हैं, बड़े वेयर्ड भी होते हैं।
तो मुझे खुशी होगी कि आप में से जो गाँव से कभी ताल्लुक़ रखते भी थे, अब शहरों में बस रहे हैं, वो क्या कौन सा गाँव था, राज्य कौन सा था, है, वो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही इससे पहले हम आगे की ओर बढ़ें तो सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए व्यूअर हैं, और जो सुनते तो रोज़ हैं कहानियाँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे भी ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि भाई कर दीजिए, अब तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अब किस बात का इंतज़ार है आपको? जो ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, इसको टैप करते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ के साथ अगर आपको इसके बाद कहानी अच्छी लगेगी, किस्सा अच्छा लगेगा, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ ही कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा, और लगे हाथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब ये गाँव में आते हैं, ठहराव था गाँव में, और ये ठहराव काफ़ी अच्छा लग रहा था नमेश को। अब ये गाँव को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घट तो जाती हैं, लेकिन तब हमें महसूस नहीं होता कि ये जो घटना है, इसका असर हम पर हो सकता है आज ना पड़े, कल ना पड़े, परसों ना पड़े, लेकिन कई बरसों बाद पड़े। शायद ऐसी ही घटना कुछ होने वाली थी नुमेश के साथ। जिस नुमेश की आने की खुशी में सारा घर फूला नहीं समा रहा था, उन्हें यह नहीं मालूम था कि उस घर पर क्या विपदा आने वाली है। अब नुमेश पहला दिन बिताता है, शाम से रात होती है। कंपनी का कोई काम था जहाँ पर नुमेश का वो घर था, यानी कि उसके मामा जी का घर था, वहाँ पर नेटवर्क की कोई कमी आ रही थी, और नुमेश बिना किसी को बताए बात करते करते घर से निकल जाता है। अब वो चलता 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 बढ़े जा रहा था उस चौराहे की ओर, जो देखने में तो एक मामूली चौराहा था, लेकिन जैसे ही शाम, और कह सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा होता था, तो उस चौराहे के आस-पास भी कोई नहीं फटकता था, और उस चौराहे पर नुमेश अब आगे बढ़ता जा रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नुमेश जब फ़ोन पर बात कर रहा था, तो उसको बीच से कॉल आई जा रही थी उसके मामा जी की। नुमेश एक दो बार चेक करता, उसको लगता है कि शायद वो पूछ रहे होंगे कि बेटा कहाँ पे है, तो ये अपने बॉस के साथ बात कर रहे थे जो काफ़ी अर्जेंट थी, तो इग्नोर करते हैं। जितनी बार भी कॉल आती जाती है ये इग्नोर करते हैं। जब बॉस के साथ बात ख़त्म होती है तो ये देखते हैं कि कम से कम 15 से 16 बार कॉल आ चुकी थी। नुमेश हालांकि इस बात से काफ़ी चिढ़ता था, लेकिन वो सोचता है कि भाई अब नहीं पता होगा मामा जी को, कुछ ज़रूरी काम हो सकता है। अभी नुमेश बात दोबारा करने ही लगा था, फ़ोन करने लगा था कि मामा जी का फ़ोन आ जाता है। वो बड़ी हड़बड़ाहट में कहते हैं कि बेटा मैं तुझे फ़ोन किए जा रहा हूँ, तू फ़ोन नहीं उठा रहा। तो नुमेश समझाता है कि मामा जी वो मैं बात कर रहा था, एंगेज आ रहा होगा, तो बड़ी ज़रूरी बात थी मेरे बॉस के साथ। अच्छा अच्छा, तो बेटा तू है कहाँ पे, तू तो घर पे है ही नहीं। तो नुमेश कहते हैं कि हाँ मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, यहाँ पर नेटवर्क की कोई कमी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चलता चलता आगे बाहर की तरफ गाँव में थोड़ा सा टहल भी लेता हूँ, और इसी साथ जो नेटवर्क है वो भी ठीक होगा, और लगे हाथ गाँव की जो आबो हवा है, हरियाली है, देखने का मौका मिलेगा, ताज़ी हवा लेने का मौका मिलेगा। तो उनके मामा जी कहते हैं अच्छा अच्छा बेटा तू अभी बता, तू एग्जैक्टली अभी है कहाँ पे। तो नुमेश कहते हैं कि अच्छा ये अब बोर्ड वगैरह तो मुझे कोई नज़र आ नहीं रहा, लेकिन ये कोई चौराहा है। जैसे ही चौराहे का नाम सुनते हैं नुमेश के मामा जी, तो जैसे वो चिल्ला उठते हैं, अरे बेटा वहीं पे रुक, बिल्कुल नहीं हिलना, कोई आवाज़ भी आए आसपास कुछ रिएक्ट नहीं करना, जहाँ है वहीं खड़ा रहा है, हम अभी आए। अब जैसे ही ये अपने मामा जी का ऐसे रिएक्शन सुनता है, तो ये बड़ा हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, यही है जैसा है वैसे कर है। इतनी हड़बड़ाहट में नुमेश कहते हैं मामा जी बताओ तो सही हुआ क्या। लेकिन इससे पहले कि नुमेश कुछ क्लैरिफिकेशन की मांग करता, और उसको एक्सपेक्टेशन थी कि मामा जी कुछ आराम से बोलेंगे, वो थोड़ा सा फिर चिल्लाते हैं कि तुझे कहा ना किसी की तरफ नहीं देखना, कोई अगर आए भी तो उसके साथ कोई बात नहीं करनी जब तक हम नहीं आ जाते। जल्दी से फ़ोन काटते हैं, और नुमेश अब खड़ा है। उसको अपने आसपास ऐसा कुछ महसूस नहीं होता जिसके बारे में मामा जी बात कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद वो देखते हैं कि दूर से दो मशालें जलती हुई नजर आ रही हैं। दो लोग
भागते भागते उनकी तरफ आ रहे हैं। शायद शुरू में तो नुमेश को ये लगता है कि ये कहीं वही लोगों की बात तो नहीं कर रहे। थोड़ा सा नुमेश हड़बड़ाता भी है, लेकिन फिर जब गौर से देखता है उस मशाल की रोशनी में, वो उनके मामा जी थे और साथ में एक और आदमी था। लेकिन मशाल, आज के ज़माने में जब मोबाइल में भी टॉर्च है तो मशाल की ज़रूरत क्यों पड़ चुकी। खैर, तब तक उनके मामा जी आ चुके थे जब तक ये बातें नुमेश के मन में चल रही थी। इससे पहले नुमेश आगे कुछ बोल पाता, उसके मामा जी उसका हाथ पकड़ते हैं और सिर्फ एक इशारा करते हैं, चुप। फिर से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको खींचते हुए ले जाते हैं। जैसे जैसे वो उस चौराहे से दूर जाते जा रहे थे, मानो जैसे उनके मामा जी के जान में जान आती जा रही थी। जब वो चौराहा पार कर लेते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं चौराहे से, तो फिर वो मशाल को बुझा देते हैं और एक सुख की सांस लेते हैं। ये सब बातें नुमेश को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। नुमेश अब पूछ पड़ता है कि मामा जी अब तो बताओ, अरे क्या ये ड्रामा चल रहा है। तो मामा जी कहते हैं घर चल के बताते हैं। अब मामा जी घर पहुंचाते हैं। घर में जो गांव के मतलब मेन घर के लोग थे, उनकी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सभी परेशान लग रहे थे। और वहीं दूसरी और उनकी पत्नी थी, वो कुछ हैरान लग रही थी कि भाई ये चल क्या रहा है सब कुछ। कोई कुछ बताने को भी राजी नहीं है और डरे भी जा रहे हैं। अब नुमेश कहते हैं कि मामा जी बता दीजिए, अब तो घर भी पहुंच गए हैं, और कहाँ पे जाना है बता दो। तो नुमेश के मामा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे बता के जाते हैं, मतलब उस चौराहे की तरफ नहीं जाना था। तो नुमेश कहता है कि मैं समझा नहीं, आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं जाना था। तो मामा जी कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि इस समय उस चौराहे पर प्रेत हैं, वो घूमते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रेत है वो घूमता है, इसलिए तू वहाँ पे नहीं जाएगा। तो इनको काफ़ी अजीब बात लगती है कि प्रेत। मामा जी कहते हैं मैंने तुझे कहा था ना, कोई तुझे आवाज़ सुनाई दी किसी की। तो कहते हैं नहीं, मुझे सुनाई नहीं दी। अगर कोई आवाज़ नुमेश को उस समय सुनाई दे जाती तो शायद ये समझ में आता कि जो मामा जी बात कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन नुमेश को ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं, जिसकी वजह से नुमेश शायद बात सुन तो रहा था लेकिन अपने पल्ले नहीं बांध रहा था। उसको लगता है कि बस गांव में कुछ बदलाव हुआ न हो या फिर हुआ हो, ये चीज़ नहीं बदल सकती, लोगों का अंधविश्वास। खैर, वो मामा जी की सारी बात सुनता है। इतने बरसों बाद वो मामा जी के घर आया था और उसके बाद फिर बहस करेगा तो अच्छा नहीं लगा था। कुछ ही दिन तो उन्होंने रुकना था। जो जो इनके मामा जी बोलते गए वो कान से तो सुनता गया, लेकिन दिमाग में अपने नहीं डालता गया, क्योंकि अगर वो डाल लेता तो उसको उसके साथ जो होने वाला था उसको पता लग जाता और शायद वो उस चीज़ से बच जाता। लेकिन बस वो सुनता गया, या कह सकते हैं अनसुना करता गया। अनसुना मतलब कि प्रिटेंड टू बी हेयरिंग, बट वो सुन नहीं रहा, बस सुनने का नाटक कर रहा है। सो मामा जी ने जो भी बोला कि कौन सा प्रेत है, कैसा प्रेत है, क्या करता है, कोई बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। और अगर गलती से भी उसका सामना हो जाए तो क्या करना है। कुछ नहीं सुना, बस हाँ 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 ऐसे करके हिलाता गया। अब वो रात बीतती है, खाना वगैरह खाते हैं, जो आज हुआ उसको भूलने की कोशिश की जाती है और भूल भी जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। अगले दिन गांव में बारिश होती है, मौसम हो जाता है सुहावना। ऐसी बारिश देखे तो बरसों बीत चुके थे नवेश को। शाम का टाइम होता है, वो अपनी पत्नी को ढूंढता है, क्योंकि उसके मन में कुछ था कि ऐसा करते हैं, मामा जी की बाइक लेके जाते हैं और गांव का चक्कर काटते हैं, हरियाली देखते हैं, खुली हवाएं देखते हैं, खुली हवाओं का आनंद उठाते हैं। लेकिन पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है वो अपनी मामी जी के साथ कहीं गई हुई है, किसी के घर गई है। खैर, अभी दिन का समय यानी कि शाम होने को थी, अंधेरा हुआ नहीं था। तो ये सोचते हैं कि भाई मैं अकेला ही बाइक उठाता हूँ। पहले तो इनके मन में आता है विचार कि बच्चे को साथ में क्यों लेके गए, चलो मैं ले जाता, लेकिन खैर सोचते हैं कि भैया अब अकेले ही चलते हैं। अब ये मामा जी से बात करते हैं कि बाइक की चाबी दीजिए, मैं थोड़ा सा घूम के आऊं। मामा जी कहते हैं मैं भी साथ में चलता हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं मैं अकेले जाऊंगा। फिर भी मामा जी एक बार
कहते हैं कि वो ध्यान रखना बेटा चौराहे का। अब बात गौर से सुनी होती तो मन में कुछ डर बैठता, लेकिन जब बात ही गौर से नहीं सुनी थी तो कैसा डर। अब ये चल पड़ते हैं उसी जगह की ओर। वो चौराहे को क्रॉस करते हैं, अंधेरा हुआ नहीं था, इसलिए नॉर्मल दिन था। लोग आ जा रहे थे, कुछ गाड़ियां आ रही थी, कुछ गाड़ियां जा रही थी, एक आधा कोई ठेला भी लगा हुआ था। ये छोटा सा एक जंगल कह सकते हैं, काफ़ी पेड़ है, उस रास्ते की ओर डाल लेते हैं। और जैसे जैसे वो उस रास्ते की ओर जा रहे थे, प्रकृति के पास जा रहे थे, चिड़ियों की चहचहाहट, छोटे छोटे जानवर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, मानो वो जो उस पल को जीना चाहते थे पूरी तरीके से। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे थे उस जंगल में, टाइम भी तो निकलता जा रहा था। अब वो समय आ गया था जब अंधेरा छाना शुरू हो चुका था और लाइट चलाई बाइक की, यानी कि अंधेरा हो चुका था। ये काफ़ी दूर आ चुके थे, तो इनको होता है कि भाई अब फिर मामा जी चिंता करेंगे, मोबाइल देखते हैं, नेटवर्क नहीं था जंगल में, क्या नेटवर्क आएगा। तो ये बाइक अब घुमाते हैं और वापस चलना शुरू कर देते हैं, बेखबर इस बात से कि रास्ते में फिर से वही चौराहा तो पड़ेगा और इस समय फिर अंधेरे का टाइम होगा। लेकिन कल भी तो कुछ नहीं हुआ था ना, तो आज क्या हो जाएगा, ये भी इनके मन में था। अब ये बेखबर बढ़ते जा रहे थे उस चौराहे पर, और जैसे ही वो उस चौराहे के नज़दीक पहुंचते हैं, उस चौराहे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इनका कोई भी इरादा नहीं था उसके पास बाइक रोकने का। ये सोच रहे हैं कि मैं इसके पास से बाइक निकालूंगा कि, लेकिन जैसे ही ये मन बनाते हैं कि मैं हैंडल मोड़ूंगा, पता नहीं उसको कैसे पता लग जाता है, वो भी बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। अब इनको बाइक रोकनी ही पड़नी थी, क्योंकि अगर ये बाइक ना रोकते, जैसे मैंने कहा बारिश पड़ी थी, रास्ता गीला था, तो बाइक स्लिप होने का खतरा था। तो ये बाइक रोकते पूछते हैं, हाँ जी आपने कुछ काम है आपको, आगे गांव तक जाना है। जो वो शख्स था, उसके जो हाव भाव थे देखने से तो वो एक नॉर्मल इंसान जैसे ही था, कुछ अलग ऐसा नहीं था कि कोई जैसे भूत हो, पिशाच हो। लेकिन उसके बोलने का तरीका, उसके देखने का तरीका, वो काफ़ी खौफनाक था। जैसे ही ये बात कहते हैं नुमेश कि कुछ गांव तक लेके जाना है, कुछ काम है क्या, तो वो एक बात बोलता है बड़ी अजीब से तरीके से, खाना। इनको लगता है कि शायद कोई भिखारी होगा, तो ये कहते हैं कि ठीक है, ये अपना पर्स निकालते हैं, 10 रुपये का नोट निकालते हैं, उसको आगे रखते हैं कि ये लो खा लेना। तो वो आदमी फिर से बोलता है, पैसे नहीं चाहिए, खाना। इनको कुछ अजीब लगता है कि भाई पैसों से जो मर्जी खाए पिए, लेकिन इसको स्पेसिफिकली खाना ही चाहिए, अब मैं इसको खाना कहाँ से दूँ। तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करो, तुम बाइक पे बैठो और घर चलो, मेरे मामा जी का घर है, वहाँ पे तुम तो जो रोटी वगैरह बनी होगी, जो सब्जी बनी होगी, तुम खा लेना। वो अब बड़े अजीब तरीके से नाम सर हिलाता है, वो कहता है कि मांस खाना है। इनको अजीब लगता है कि भाई अब इसको चाहिए भी अपनी चॉइस का खाना, अपनी मर्जी का खाना। एक तो मैं पैसे दे रहा हूँ, वो ले नहीं रहा, ऊपर से मैं अब इसको ऑफर कर रहा हूँ कि भाई हमारे घर जाके खा लेना। अब हम तो नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं हैं, अब इसको मांस कहाँ से ला के दे। अब इनको लगता है कि भाई इससे मैं पाला छुड़ाऊँ, जेब में से 100 रुपये का नोट निकालते हैं, उसको देते हैं कि भाई अपनी मर्जी से खा लेना मांस, जो भी तूने खाना है। वो कहता है, फिर से नाम में सर हिलाता है, मांस खाना है। अब ये थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होके कहते हैं, अरे भाई दे तो दिए पैसे, अब इससे मांस खा, जो मर्जी खा, मुझे इससे कुछ नहीं मतलब, जो मर्जी खाना है खा, मुझे जाने दे भाई, मैं लेट हो रहा हूँ। अब उसके बाद जब वो हंसता है, उसकी हंसी देखकर, उसकी वो मुस्कुराहट देखकर ये समझ जाते हैं कि इनका पाला किसी इंसान से नहीं पड़ा, क्योंकि जब वो हंसता है तो उसकी जो ये मुस्कुराहट है उसके कानों तक आ जाती है, जो कि किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है इस तरीके से हंसना। अब इनका शरीर कांप रहा था और उनको ये बात याद आ रही थी कि जो मामा जी कह रहे थे, लेकिन इन्होंने तो पूरी बात सुनी नहीं थी, सिर्फ यहाँ तक ही तो सुना था कि प्रेत है यहाँ पे। वो क्या कर सकता है, वो कैसे दिखता है, कैसे तुम्हें रोकेगा और उससे कैसे बचना है, ये तो इन्होंने कुछ सुना नहीं था। अब वो
उस समय को कोस रहे थे जिस समय उनके मामा जी इनको सारी बात बता रहे थे और इन्होंने सुनी नहीं, और उस समय को भी कि क्यों ये इस समय वापस आए। कल तो ये बच गए, लेकिन आज कैसे बचेंगे। अब वो बात बार बार दोहराया जाने लगा, मांस खाना है तुम्हारा, मांस खाना है तुम्हारा। उसने बाइक का हैंडल पकड़ा हुआ था, ये बाइक चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही थी। इतनी मजबूती से हैंडल पकड़ा हुआ था कि जैसे जब लोहा गर्म हुए तो वो सुलगने लगता है ना, ऐसा लग रहा था। अब ये एक चीज करते हैं, ये थोड़ा सा झुकते हैं, मिट्टी उठाते हैं और सीधा आंख पर करते हैं। क्या प्रेतों को इससे कुछ असर पड़ता है? बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन वो अचानक थोड़ा सा पीछे होता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और ये बाइक को भगाते हैं। जितनी तेज हो सका, जितनी तेज हो सकता है ये बाइक को भगाते हैं और वो देखते हैं कि वो प्रेत इनके पीछे भागे आ रहा है। उसकी आवाज इनके कानों में गूंज रही है, मांस खाना है तुम्हारा, मांस खाना है तुम्हारा। ये जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं, बाइक को वहीं गिरते हैं, तेज तेज दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो इनकी किस्मत अच्छी थी कि दरवाज़ा खुलता है, सामने मामा जी होते हैं। और जैसे ही वो अंदर आते हैं, मामा जी पूछते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं वो देखो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। मामा जी देखते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन पीछे से उनकी पत्नी यानी इनकी मामी की आवाज़ आती है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, वो अंदर आ जाएगा। उनको नज़र आ जाता है, ये जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं। जैसे ही कुंडी लगाते हैं और खटखटाने की, तेज तेज दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लग पड़ती है। ये जल्दी से भागते हुए अंदर जाते हैं और हालत अब इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कुछ कहने की हालत में नहीं थे, लेकिन इनका डर सब कुछ कहे जा रहा था। और इनके मामा और मामी जी को भी पता लग चुका था कि वो प्रेत पीछे पड़ चुका है। वो पागल प्रेत जिसके बारे में वो कल बात कर रहे थे, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, वो प्रेत पीछे पड़ चुका है। अब कुछ देर बाद ये शांत होते हैं, इनको गंगा जल वगैरह का पानी, गंगा जल दिया जाता है। और उसके बाद फिर मामा जी थोड़ा सा गुस्से भी होते हैं कि बेटा तुझे कहा था, तू तो मानता नहीं है, ऐसा वैसा। अब इनके पास मामा जी की बातें सुनने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन मामी इनकी टोक देती है, अरे अब बेचारे को क्या पता, ये इतने समय बाद आया है, आप भी ना कह देते। मामा जी कहते हैं कि मैंने तो कहा था लेकिन नहीं माना। खैर, अब जो हो गया उसको कौन टाल सकता है। रात बीतती है, लेकिन सारी रात इनको अपने इर्द गिर्द उसी प्रेत की आवाज़ सुनाई देती रही। और बकौल इनके मामा जी ना सिर्फ उनको बल्कि इनको भी सुनाई दी, उनकी पत्नी को भी सुनाई दी और नुमेश के खुद की पत्नी को भी सुनाई दी। बच्चा इनका सारी रात रोता रहा वो आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो प्रेत अब इनके घर के आसपास आ चुका था और उसको चाहिए थे नुमेश का मांस। सुबह होते होते वो आवाज़ बंद हो चुकी थी और अब जल्दी से ये जाते हैं पंडित जी के पास। जब पंडित जी घर में आते हैं तो वो भी कुछ गुस्सा करते हैं कि ऐसे ऐसे भाई घर में एक नया कोई आया, मेहमान आया, उसको स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मना करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता क्या उस पागल प्रेत का, वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं है। फिर ये पूछते हैं कि दरअसल ये है कौन, ये कौन क्या है। तो फिर मामा जी बताते हैं कि बेटा ये एक पागल था, गाँव में घूमता रहता था, गाँव में इसको कोई खाना नहीं देता था, फिर धीरे धीरे इसको मांस खाने की आदत पड़ गई। कोई गांव का जानवर, कुत्ता बिल्ली कुछ देखता उसका मांस से खा जाता था। एक दिन ये उसी चौराहे पर मरा हुआ मिला, पता नहीं कैसे मर गया, कोई घाव के निशान, कोई चोट के निशान भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद से लोगों को उसका प्रेत दिखाई देने लग पड़ा और जिसको भी मिलता तो वो यही कहता मुझे मांस चाहिए तुम्हारा। कुछ लोगों की मौत भी हुई है और उनके शरीर से मांस भी गायब था। कहा जाता है कि ये इसी प्रेत का कारनामा है। पंडित जी उनको सुझाव देते हैं कि अभी इनका अनुमेश का यहाँ पे रुकना सही नहीं है, तो हमें चाहिए कि इसको भेज दें, कोई अनहोनी ना हो जाए। ये कुछ दिन का प्रोग्राम बनाकर आए थे, लेकिन ये तीसरे दिन ही इनको वापस जाना पड़ता है। इनके वापस जाने के बाद भी कितने दिन वो प्रेत की आवाज़ें आसपास घूमती रहीं, लेकिन पंडित जी ने कुछ देर तक उपाय किए और उसके बाद वो आवाज़ें आनी बंद हुई।
नुमेश तो वापस शहर आ गए, लेकिन उस प्रेत का खौफ पहले से और ज्यादा बढ़ गया और इनके दिल पर उस प्रेत के खौफ की छाप हमेशा के लिए छप के रह गई। बकौल नरेश, शायद अब वो कभी अपने मामा जी के घर नहीं जाएंगे। बड़े वर्षों बाद जाना हुआ था, लेकिन शायद अब ये उनका आखिरी विजिट ही था। काफी वर्षों बाद पहला और आखिरी। इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात करते हैं तो मान लेनी चाहिए। फायदा ना हो, नुकसान तो नहीं होता ना। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। एक मूवी का नाम है, आई थिंक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, शायद ऐसा ही कुछ नाम है। अगर इससे मिलता जुलता मतलब मैंने गलत बोल दिया तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो ये किस्सा है शायद ही इसी का पूरक है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। क्योंकि ऋषभ उस चीज में फंस जाता है जिससे उसका कोई लेना देना था ही नहीं। ना ही सिर्फ ऋषभ बल्कि उसका सारा परिवार। ऋषभ जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है। अब दिल्ली में अच्छी फैमिली, मतलब काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ ही समय पहले ऋषभ की फैमिली ने एक घर बनाया, आलीशान घर, देखने में महल जैसा। और अब जो वो घर बना था, वो घर किसी समय में कोई और इमारत होती थी, उसको वह तोड़ दिया, प्लाट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इनका घर बना। ऋषभ का एक जिगरी दोस्त सुमित, जो दिल्ली में ही इनके साथ, इनकी मतलब एक तरह से फैमिली रिलेशंस थे, लेकिन बिजनेस शिफ्ट होने की वजह से जो सुमित है उसको अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। तो दूरियां तो बढ़ गई, लेकिन दिल की दूरियां नहीं बढ़ी, दिल की नज़दीकियां ही बढ़ी। अब जब घर का उद्घाटन हुआ, इनको भी बुलाया गया। नेचुरली बात है, जो बुलाना तो था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आ ना सके। हालांकि मीठी मीठी नाराज़गी तो दिखाई ऋषभ और उसके परिवार ने, लेकिन मजबूरी भी समझते थे, कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से कोई आ ना सका। कुछ समय बीतता है, उसके बाद फिर सुमित को बुलावा आता है, उसकी फैमिली और सुमित को, कि घर में उन्होंने जागरण रखवाया तो भैया अब आपको सबको आना है। अब क्या होता है कि कुछ दिन तो बीत जाते हैं। अभी इनको शायद महीना या 2 महीने ही शायद हुए थे घर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किए। तो कुछ और भी काम थे इनके पिताजी को, माताजी को भी, मतलब जा नहीं सकते थे, लेकिन सुमित को कहा गया कि नहीं अब बेटा तू जाएगा, क्योंकि अगर हम नहीं जाते तो फिर उनके मन में आ जाएगा कि वो नहीं आ सके तो शायद हम भी बदला, है ना, टिट फॉर टैट कर रहे हैं, तो भाई तू तो जाएगा। सुमित का मन भी था जाने का, और ऐसा कोई उसका ऐसा प्लान भी नहीं था। अभी उसने पास आउट किया था ग्रेजुएशन, और उसके अलावा अपने बिजनेस ही उसने संभालना था, तो कोई ऐसी कोई हड़ाहुड़ी थी नहीं। तो ये भाई चले जाते हैं। जब घर में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान होता है, सबसे मिलते हैं, चरण छूते हैं। सारे परिवार में सबसे ज़्यादा ऋषभ को सुमित के दादाजी प्यार करते थे। छोटे होते तो मानो जैसे उन्होंने अपने पोते की तरह इन्हें पाला था। पिछले कुछ समय से दादाजी को पैरालाइज था, वो व्हीलचेयर पर थे, एक हिस्सा उनका काम नहीं करता था। अब ये जब उनके चरण छूने जाता है तो आज पहली बार ये दादाजी में अजीब सी तरीके का बदलाव देखते हैं। वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं काफी कस के, और कौन से हाथ से? जो हिस्सा पैरालाइज था। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हलचल होगी, और ऋषभ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि जब ये छोटे होते थे तब ये दादाजी बिल्कुल ठीक थे। ये काफी अजीब से तरीके से गुस्से से उसको देख रहे थे। इतने समय बाद जिससे मिल रहे हो, जिसको आप काफ़ी पसंद करते हो, तो उसको इस तरीके से मिलना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि भैया आखिर दादाजी का जो हिस्सा है वो भी कैसे चलने लगा। और मतलब सुमित बीच बचाव करता है, अरे दादाजी क्या कर रहे हो आप, छुड़वाता है। और ऋषभ को कहता चल चल भाई खाना पीना कुछ खा पी ले, आते ही तू, बस ठीक है सबसे मिल लिया। पर यही सवाल सुमित के मन में भी था
यही सवाल ऋषभ के मन में भी था, और यही सवाल सारे परिवार के मन में था कि अक्सर कि अचानक से ये हुआ क्या दादाजी को। खैर, अब जब ये ऋषभ जा रहा था आगे की तरफ, वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है तो दादाजी उसको काफी अजीब से तरीके से मुस्कुरा के देख रहे थे। ऋषभ का मूड जायज तौर पर खराब होगा ही, ना ही सिर्फ उसका, बाकी थोड़े बहुत परिवार का भी हुआ। लेकिन जब देखा ऋषभ ने कि भाई अब मेरी वजह से सबका ना हो, तो उसने सबको हंसाने की कोशिश की और जागरण हुआ, बड़ा अच्छा जागरण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। अब जब ऋषभ जाने लगा वापस, तो फिर वही उसको महसूस हो रहा था कि दादाजी उसको इतनी बुरी तरीके से ऐसा क्यों देख रहे हैं, ये वो। तो ये उनके पास जाता है और दूर से ही माथा टेक के जाने की करता है, और कोई परिवार को इस तरीके का एतराज होता भी नहीं। पता था कि उस दिन कल क्या हुआ था, और बड़ी अजीब सी बात है कि भाई एक हिस्सा चल नहीं रहा, कल अचानक फिर से वो उसको ऐसे उसी हाथ से पकड़ा और आज भी वो फिर मतलब चल नहीं रहा। लेकिन जब ये जा रहे थे वापस, तो नोट करता है ऋषभ कि दादाजी की आंख में आंसू थे। क्या कोई बात है, कोई मन में बात है? कुछ नहीं। अब रास्ते में सुमित थोड़ा सा ऋषभ को समझाने की कोशिश करता है, पता नहीं यार बुजुर्ग कई बार मूड अपसेट हो जाता है। ऋषभ कहता है भाई मेरे भी दादाजी हैं, कैसी बातें तू कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, चल मैं अब जल्दी से परिवार को लेकर आऊँगा। अब ये एयरपोर्ट जाते हैं, चले जाते हैं। और जब एयरपोर्ट से यानी दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरते हैं और बाहर कैब जो इन्होंने बुक कराई होती है उसको वेट कर रहे होते हैं, इनको एक आदमी दिखाई देता है कुछ अंधेरे में, यानी कि हल्की सी रोशनी भी पड़ रही है स्ट्रीट लाइट की और पास में अंधेरा है। वो जैसे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही गौर से देखते हैं इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो जो सामने शख्स खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि सुमित के दादाजी थे। ये आंखें मलते हैं, जैसे ही देखते हैं फिर से इनको नजर आते हैं, लेकिन एक हॉर्न बजता है, इनकी टूटती है, मतलब वहां से निगाह टूटती है। देखते हैं इनकी टैक्सी आ गई थी, और जैसे ही फिर से घूमकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनके दादाजी नहीं है। इनको लगता है कि शायद कोई मेरा वहम होगा, मेरे दिमाग में वही बातें चल रही हैं कि दादाजी ने ऐसा क्यों किया, ये वो समथिंग जो भी है ना। तो ये गाड़ी में बैठते हैं और ये कुछ समय बाद फ़ोन लगाते हैं सुमित को। सुमित से बात करते हैं, अच्छा यार वैसे तो सब बातें ठीक है, लेकिन पता नहीं जब से मैं आया हूँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यार। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैंने ना दादाजी को देखा। अब वो सुमित हंस के कहता है, अरे भाई दादाजी को कहाँ देख लिया, दादाजी तो चेयर से उठ के नहीं जा सकते, तो तू यहाँ पर दिल्ली में उनको कहाँ देख रहा, तुझे गलती लगी होगी। ऋषभ भी कहता है हाँ यार गलती लगी है, लेकिन अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे तो पीछे से सुमित की माँ की आवाज आती है बड़ी डरी हुई, सुमित जल्दी से आ, देख देते पापा जी को क्या हो गया, पापा जी को क्या हो गया। सुमित कहता मैं करता करता हूँ। अब ऋषभ को लगता है कि शायद कहीं गिर ना गए हों, कोई दिक्कत ना हो गई हो। 5 मिनट बाद सुमित का फोन आता है, ऋषभ दादाजी नहीं रहे। अब जैसे ही ऋषभ ये बात सुनता है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो फिर जो मैं देख रहा था कहीं वो सच में दादाजी की आत्मा तो नहीं। अब ये घर पहुंचते हैं, बताते हैं जी भाई प्रसाद तो लेकर आया हूँ, लेकिन बुरी खबर भी है, मुझे रास्ते में पता लगा कि ऐसे ऐसे दादाजी गुजर गए। इनको भी काफ़ी दुख लगता है और कहते हैं कि भाई अब हम संस्कार का पूछते हैं फ़ोन पर, कहते हैं कि नहीं बॉडी की हालत कुछ ठीक नहीं है, जल्दी डिकम्पोज हो रही है, तो हम सुबह ही संस्कार कर देंगे। और मतलब इनका भी इतनी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर यही प्लान करते हैं कि हम 17वीं को आएंगे, 13वीं को भी नहीं, जो क्रिया होती है नहीं, हम 17वीं को आएंगे जब सभी ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता है तब। तो सारा ये प्रोग्राम हो जाता है, टिकट्स वगैरह बुक हो जाती है। अब ऋषभ काफ़ी थका हुआ था और वो सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब जाग खुलती है तो ऋषभ अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि रात को वो सोया तो अपने कमरे में था,
लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो लॉबी में जो बेड था वहां पर था। बड़े हैरानी से उठता है, जैसे ही माँ को आवाज लगाता है तो माँ भागे भागे आती है, तो उनको पुचकारती है, बेटा तू ठीक तो है ना? तो ये कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही माँ कि मैं तो अपने कमरे में सोया था, तो यहाँ पर मैं कैसे आ गया? तो माँ कहती है कि बेटा तुझे कुछ याद नहीं है सच में? तो ऋषभ कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्या हुआ था? माँ कहती है कि बेटा मतलब रात को ना जो पेट है जॉनी, उसके भौंकने की आवाज़ आने लग पड़ी एकदम से। थोड़ी देर हमें लगा कि बस वैसे ही कोई बिल्ली बुल्ली आ गई होगी या कोई आसपास बाहर से गुजरा होगा उसकी वजह से ये भौंक रहा है, लेकिन ये लगातार भौंके जा रहा था। तो फिर खींच के तेरे पापा उठे, ये बाहर गए, तो ये क्या देखते हैं कि तू जमीन पर बैठा हुआ है चौकड़ी मार के और सर को अजीब से तरीके से हिलाया जा रहा है जैसे कुछ ट्रांस में होता है, और जॉनी तेरी तरफ देख के भौंके जा रहा था। वो जैसे डर डर के नहीं भौंकता है, ऐसा नहीं गुस्से से डर डर के भौंकता है वैसे। तो ये जल्दी से तुझे हिलाते हैं, लेकिन तू वो सर हिलाना तो बंद कर देता है, इसके अलावा तू होश में नहीं होता। तुझे उठाकर हम बेड में बिठाते हैं, लेटाते हैं, तो उसी समय सो जाता है। हमें लगा कि थकावट है, लेकिन ये सर वगैरह समझ में नहीं आ रहा। तो ऋषभ को लगता है कि थकावट की वजह से भी हो सकता है, मुझे कुछ याद नहीं है। अब जब उसको याद ही नहीं है, इसके बाद वो आराम से सो गया, तो बात आई गई होगी। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे रुकने नहीं वाला था, सिलसिला बढ़ता है आगे और बड़े बुरे तरीके से आगे बढ़ता है। अब इनको अपने घर में कुछ प्रेजेंस महसूस होने लगी। इन सबके कानों में एक आवाज सुनाई देती थी, बड़ी धीमी सी, किसी औरत की, मेरी जगह से चले जाओ, मेरी जगह से चले जाओ। कभी इनकी माँ को कोई परछाई दिखाई देती, कभी किसी को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती, जो इनके घर में बच्चा था ही नहीं। ये सब कुछ हो रहा था इन 17 दिन के बीच में, जो ये 17 दिन का वक्फा था। 10वें 11वें दिन आते आते इन सबका जो हौसले थे पस्त हो गए, क्योंकि कुछ प्रेजेंस फील होना, चीज़ों का टूटना, किसी के रोने की आवाज़ आनी, बच्चे के रोने की आवाज़ आनी। इसके बाद फिर ये किसी पंडित जी से कॉन्टैक्ट करते हैं। जब पंडित जी इनके घर में आते हैं उनको भी कुछ महसूस तो होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरा विषय मतलब नहीं है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो किसी तांत्रिक को बुलाया जाता है। जैसे ही तांत्रिक घर में पैर रखता है, वो अचानक से पैर पीछे करता है, कुछ बड़बड़ाता है मंत्र से, फिर अंदर पैर रखता है। वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे कोई होटल था? तो ऋषभ के पिताजी कहते हैं हाँ होटल था यहाँ पे। बाद में ये होटल मतलब चला नहीं होगा या कुछ हो गया, तो उसके बाद होटल खाली हो गया। फिर काफ़ी पुराना होटल था। फिर उसके बाद इस होटल को तोड़कर ज़मीन समतल की गई। फिर हमें सस्ती मिल रही थी ज़मीन शहर की लोकेलिटी के हिसाब से, तो फिर हमने ये खरीद ली। अब तांत्रिक कहता है कि यहाँ पे एक प्रेत आत्मा का वास है, और वो प्रेत आत्मा कोई ऐसी वैसी प्रेत आत्मा नहीं है। वो जागृत नहीं थी, पिछले कुछ दिनों में जागृत हुई है। उसका कोई कारण है, मैं उस कारण को सही तरीके से कह नहीं पाऊंगा, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कारण क्या है, लेकिन जागृत हुई है। और वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो जब मरी या उसको इस जगह पे मारा गया, तो उस समय वो गर्भवती थी। तो वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। आपको मैं एक बात बता दूं, वो यहाँ से जाएगी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये भाई सकपका जाते हैं, भाई इतना खर्चा किया, घर बनाया, अब हम इस घर को छोड़ेंगे। लेकिन अगले 2 दिन जो होता है उसके बाद फिर इनका विचार बन जाता है कि भाई घर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तंग जब अब बिल्कुल ही जागृत होगी तो फिर इनको बिल्कुल स्पष्ट साफ तौर पर दिखाई देने लग पड़ेगी। अब इनके पिताजी की नेचुरली बात है, रिचां तो पहुंच भी होगी। अब इनके पिताजी ने फिर खंगालने शुरू किए, जो इनको पहले कर लेना चाहिए था। खंगालते खंगालते पता लगा कि काफी समय पहले एक एफआईआर है इस होटल की। वो ये है कि यहाँ पे एक औरत थी सुनीता, उसका निधन हुआ था। और जब उसका निधन हुआ था तो वो गर्भवती थी। कहा जाता है कि वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से मर गई, और वो यहाँ पर काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी।
और उसके पति नरेंद्र कुमार, उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए। और जो इस होटल का मालिक था, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद ये होटल सारा खाली हो गया, जो पुलिस की रिपोर्ट में है। और बस यहाँ तक ही है। अब इनके पिता रिकॉल करते हैं, नरेंद्र कुमार नाम सुना सुना लगता है। चलो अभी उस पर इन चीज़ का कुछ था नहीं, बस मतलब अभी तो भाई इनको अपने लाले पड़े हुए थे, तो नरेंद्र कुमार का क्या करें। लेकिन जब ये आसपास की लोकेलिटी से जो पुराने लोग थे वहाँ से पूछना शुरू करते हैं, तो फिर किस्से पता लगते हैं। सारे किस्सों को कंपाइल करके जब एक चीज़ बिल्कुल जिसे कहते हैं साफ सुथरा किस्सा, यानी कि जो बिल्कुल हकीकत के पास लगता था, जिससे तांत्रिक की बातें भी मेल खाती थी, वो ये थी कि सुनीता नाम की एक लड़की थी जो इस होटल में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट। उसका पति था नरेंद्र, वो भी इस होटल में काम करता था, बट वो मतलब लॉन्ड्री का देखता था, धुलाने वगैरह का काम इसका होता था। जो इस होटल का मालिक था रमन, वो उसकी नीयत खराब थी सुनीता को लेकर। लेकिन अब सुनीता शादीशुदा थी, उसका बच्चा भी होने वाला था। काफ़ी देर तक जो रमन कुमार है वो सुनीता को टीज करता रहा कि तू इसको छोड़ दे, मेरे से शादी कर ले, ऐसा वैसा। अब क्या होता था कि दिन के समय में तो सुनीता की जो होती थी ड्यूटी होती थी, शिफ्ट होती थी, वो शाम को आ जाती थी, और इनके पति 8 साढ़े 8 बजे के बाद आते थे। एक रात क्या होता है कि 10 साढ़े 10 बजने के बाद भी ये नहीं आए, तो इनको चिंता होती है सुनीता को। अब ये होटल वापस जाती हैं, क्योंकि तब तो फ़ोन वगैरह भाई लैंडलाइन ही होते थे, तो ये इतने रिश्ते तो थी नहीं कि ये सीधा होटल पे फ़ोन करती। तो ये खुद ही होटल चली जाती हैं, और वहाँ जाके पता लगता है कि रमन ने, जो मालिक है होटल का, इनके पति को अपने दूसरे शहर के होटल में भेज दिया है जरूरी काम से, तो वो कल आएंगे। अब वो कहती है चलो ठीक है, मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन जब वो जाने लगती है तो फ़ोन आता है कि अगर सुनीता आए तो मेरे पास भेजना, ऑफिस में काम है मुझे। और सुनीता सामने खड़ी थी, तो वो कहते हैं कि काम है। हालांकि सुनीता जाने में हेजिटेट होती है कि भाई मुझे पहले से परेशान करता है वो ऑफिस में रात के समय में, लेकिन कहती है चलो कोई बात नहीं। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे उसका ऑफिस था, वो जाती है, और उसके बाद रमन उसको बहलाने की कोशिश करता है कि तू छोड़ दे उसको, ऐसे वैसे, बच्चा भी मैं संभाल लूंगा, तू मेरे साथ है, ऐसे ऐसे कर। सुनीता मानती नहीं है। अब इस पशोपेश में सुनीता गुस्से से वो उसको हाथ मतलब करने की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सुनीता दरवाज़ा खोल के भागती आती है, उसका पैर पलटता है और वो गिर जाती है, मर जाती है। ये टेस्टिमनी किसी ने भी एफआईआर में नहीं दर्ज कराई, रमन के डर की वजह से। जो लोग थे जिन्होंने उस अंदर कमरे में सुनी ऐसी आवाज़ें, जिससे लग रहा था कि रमन कुमार ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और बेचारे वो काम करने वाले, उनका मुंह बंद करा दिया गया। जब सुनीता का पति नरेंद्र कुमार आया तो उसकी क्या चलती है बेचारे गरीब की, बस एफआईआर यहीं तक रहेगी कि दिस वाज एक्सीडेंटल डेथ। नरेंद्र ने लाख कोशिश की, लेकिन उसकी एक ना चली। हार के वो फिर बस गायब सा हो गया, मतलब कि कभी वो इस होटल में कभी भी वो दिखाई नहीं दिया। अब ये सारा किस्सा सामने आ चुका था, तो कहते हैं कि आज भी इस जगह पे उसकी आत्मा भटकती है। अब ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हम 70वीं पे जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर आके देखते हैं कि कैसे हमने चेंज करना है। ये जाते हैं, लैंड करते हैं। जो श्रद्धांजलि समारोह था दादाजी का, वहाँ पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। जैसे ही नज़र पड़ती है फोटो के नीचे लिखे नाम पर, नरेंद्र कुमार, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाम नरेंद्र कुमार, दादाजी का नाम नरेंद्र कुमार था। इनके पिताजी कहते हैं हाँ यार, अंकल का नाम नरेंद्र कुमार था, लेकिन क्या ये वही नरेंद्र कुमार है? क्योंकि अपनी मौत से ठीक पहले उनके बिहेवियर में बदलाव, और आज तक कभी ऋषभ के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं। जब से ये घर में आए तब ये पहली बार आए, और क्या पता क्या उन्होंने देख लिया। और उसके अलावा मरने के बाद उनकी आत्मा, और जब से ऋषभ बेंगलोर से होकर आया तब से इस घर में कुछ अजीब बातें हुई। अब जब सब कुछ सेटल हो जाता है, यानी कि समारोह खत्म हो जाता है, श्रद्धांजलि, तो फिर इनके पिता ऋषभ के पूछते हैं
नरेंद्र के बेटे से कि थोड़ा सा हमें आप बताएंगे। वो सारी अपनी परेशानी बताते हैं तो उनके पिता कहते हैं हाँ, नरेंद्र कुमारिया ने मेरे पिताजी की दूसरी शादी थी, उनकी पहली बीवी प्रेग्नेंट थी और जैसा कि हमें बताया गया कि वो एक हादसे में मर गई, होटल जो था, और उसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता। ये वही होटल था और कहा जाता है कि कुछ महीनों बाद जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई, वो दिखने लगी सबको, स्टाफ ने काम करना बंद कर दिया, नया स्टाफ आता वो भी डर जाता, तो ये होटल अबेंडन हो गया, फिर उसको जमींदोज कर दिया गया। और अब उस होटल पर तामीर हुए महल जैसे घर को भी खाली होना पड़ना था, क्योंकि वो घर था सुनीता का, जहां सुनीता कभी बाहर तो नहीं निकल सकती, लेकिन वो किसी को रहने भी नहीं देगी। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें, और हाइप जरूर दीजिए इस वीडियो को ताकि वीडियो अच्छी प्रमोट हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।